पंचायत आज तक पर बहुत स्वागत है सतीश महाना जी आपका। आपको बता दें ऐसे बहुत कम नेता आपको मिलेंगे जो 1991 से लगातार विधायक चुनकर विधानसभा जा रहे हैं। 1991 से 7 बार विधायक बन चुके हैं, कई अहम जिम्मेदारी भी संभाली है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, देखिए जब भी यूपी चुनाव की बात आती है अक्सर हम लोग जातियों की बात करते हैं। आज सुबह से लेकर अब तक कभी ब्राह्मण, कभी मुसलमान, कभी दलित, तमाम जातियों पर बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये एकमात्र ऐसे शख्स हैं कानपुर का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन 2 अलग अलग जगहों से इन्होंने अब तक चुनाव लड़े हैं, 7 बार जो लगातार जीते हैं, वहां पर इनकी पंजाबी खत्री कम्युनिटी सिर्फ 1000 है। तो जोरदार तालियां जिसने जातियों के जंजाल को तोड़ने का काम किया और इस तरह से एक नई लकीर खींची है। बहुत शुक्रिया आपका पंचायत आज तक का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू चित्रा जी। लेकिन अब मेरा सवाल है उद्योग से जुड़ा हुआ, जो भारी भरकम मंत्रालय है आपके पास। देखिए सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि उद्योग कितने आए, कितना आप लोगों ने सींचा, लोगों को कितना रोजगार मिला। अगर ये तमाम बातें लेकर अब चूंकि आपको 2022 के इलेक्शन में जाना है तो लोगों को कैसे समझाएंगे उद्योग मंत्री के तौर पर आप? मैं थैंक यू सबसे पहले आज तक तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का इस मंच पर, महत्वपूर्ण मंच पर। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उद्योग डिस्कशन के पॉइंट नहीं था उत्तर प्रदेश में। देयर वाज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। आपस में संवाद नहीं था, आपस में संबंध नहीं था। उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्री लगाने के लिए। उनको पता था कि अगर जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, लूट लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं थी, उत्तर प्रदेश में हैंड होल्डिंग नहीं थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से उत्तर प्रदेश बहुत पीछे रैंकिंग में आता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री की एक पहचान बनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदेश में औद्योगिकरण का एक नई शुरुआत करने का जो प्रयास किया और मुझे वो जिम्मेवारी दी, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक है। सिर्फ डिस्कशन का? डिस्कशन पहले डिस्कशन में नहीं होता था, आज डिस्कशन का इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में काम हो रहा है। आज लोग कहते हैं कि जिस समय मैंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, उसके डिटेल के बारे में आप पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल में भी बात करूँगा। तो आज लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश एक इंडस्ट्रियल हब है। पहले इंडस्ट्रीज़ के लिए उत्तर प्रदेश लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, उत्तर प्रदेश में अब इंडस्ट्री लग रही है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं आज इस बात की बात करूं कि कोविड क्राइसिस में अगर लोगों ने चाइना से मूव की अपनी इंडस्ट्रीज़, तो सैमसंग डिस्प्ले के माध्यम से अगर चाइना से मूव होकर हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में आई, जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मैं अगर आज बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जनरली जो साउथ इंडियन स्टेट्स होते थे, जो अपने आप को बहुत सारे जो विदेश से लोग आते थे तो वो यहाँ पर आकर उतरते थे, बेंगलोर उतरते थे, मद्रास चेन्नई उतरते थे, मुंबई उतरते थे। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि आज वो दिल्ली में उतरते हैं और उत्तर प्रदेश आते हैं और अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, जिस समय जेवर एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। तस्वीर बदली है आप कह रहे हैं? तस्वीर बदल रही है, बदलेगी नहीं, बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ के नाते से आज मैं इस बात को कहूँ कि अगर लगभग 2-2.5 साल पहले जिस समय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की शुरुआत में थी, हम इंडस्ट्रियल प्लॉट निकालते थे, कोई लेने वाला नहीं होता था। आज हम इंडस्ट्रियल प्लॉट निकालते हैं तो एक प्लॉट के अगेंस्ट में 100 लोग उसके एप्लीकेंट होते हैं। पहले जो प्लॉट दिए जाते थे वो रियल एस्टेट के काम आते थे कि इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लॉट ले लिया, 2, 4, 5, 10 साल बाद करते हैं। हम इस बात को एक्ट लेकर आए कि अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया तो आपको 5 साल में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, नहीं तो इंडस्ट्रियल प्लॉट आपका निरस्त हो जाएगा। उसके बाद भी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मुंबई के हीरानंदानी जो कभी सोच नहीं सकते थे उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने डेटा सेंटर का काम प्रारंभ कर दिया। अडानीज़ का मैं बड़ी बात कर, फिर धीरे धीरे सब हर स्तर के ऊपर आऊँगा। अडानीज़ उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते थे, आज उन्होंने डेटा सेंटर के लिए हमने उनको अलॉटमेंट कर दिया, उनका काम शुरू हो गया। आज विदेशों की बहुत सारी कंपनियां जो हमारे देश के अंतर्गत आती थी, आज उत्तर प्रदेश उनके लिए प्रेफर्ड है। एबी मॉरिस की बात करूं, ईस्ट बनाने का काम करते हैं, वो आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। देश और विदेशों से इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने का काम हमारी पॉलिसीज के द्वारा। कुछ आंकड़ा आप देंगे दर्शकों को? निश्चित रूप से दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। जिस समय हमने आपकी सरकार बनने के बाद, योगी सरकार बनने के बाद मैं जिस समय हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट किया था 21 और 22 फरवरी 2018 को, 1 साल भी नहीं हुआ था हमारी सरकार को। इस प्रकार का इन्वेस्टर समिट देश के किसी भी स्टेट के द्वारा नहीं किया गया, ये आज तक के द्वारा कहा गया टेलीविज़न पर।
और जिस समय इस बात को कहा गया और जिस समय हमने 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए, तो इसके ऊपर बहुत शंका व्यक्त करी गई कि इतने MOU साइन हो गए, क्या आएगा, क्या रियलिटी में आएगा। अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर MOUs का रियलिटी में कन्वर्ट होते अगर देखा जाए तो 12 से 15% होता है, लेकिन हमारे द्वारा जो MOU साइन किए लगभग 40% इन्वेस्टमेंट रियलिटी ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। केवल हमने इस बात को कहा नहीं, 21 और 22 फरवरी को 2018 को हमने इन्वेस्टर सबमिट किया और लगभग 29 जुलाई 2019 को नहीं, 2 सब वो था हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग हमने 5 महीने में करी थी 2018 में ही। अब तक निवेश आया कितना? देखिए इतने कार्यक्रम तो आप लोगों की ओर से आयोजित कर लिए गए, लेकिन वो कौन कौन से क्षेत्र हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर उद्योग आप लोगों ने स्थापित करने का और वहां के लोगों को रोजगार देने का काम? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी और काम कर रहा हूँ, उसी और बात बता रहा हूँ कि पहला इन्वेस्टर सबमिट करने के 5 महीने के बाद भी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब अगर हिंदी में कहेंगे तो भूमि पूजन कहेंगे, और भूमि पूजन कहेंगे तो इसका मतलब उस इंडस्ट्री के ऊपर काम प्रारंभ हो गया। और जिसमें मैं पहली ग्राउंड ब्रेकिंग करी थी तो मैंने पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जाकर निमंत्रण दिया था। विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के उत्तर प्रदेश के सारे सदस्यों को पर्सनली जाके मैंने इन्विटेशन दिया था कि आप आइए, और मैंने हर इंडस्ट्रीज़ की फ़ोटो के साथ वहाँ पर डिस्प्ले किया था कि ये यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री चालू हो रही है, ये काम हो रहा है। और 1 साल के अंदर उसमें हमने 60,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स जो आए थे ग्राउंड ब्रेकिंग में आ गए थे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मंच से इस बात को कहकर हमें गौरवान्वित किया था कि हमने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और उसके बाद 1 साल के अंदर ही लगभग 60,000 हमने जो MOU साइन किए थे उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स रियलिटी में आ चुके हैं। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, उनकी कही गई एक बात याद आ गई। उनकी ओर से आपके तमाम मंत्रियों को कहा गया है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में, कि तमाम मंत्रालय रोजगार देने का काम करें और उसके आंकड़े निकाले जाएं। तो आपके रोजगार देने का काम स्पेसिफिक अगर आप बता पाएं कि कितना दिया है, क्योंकि उद्योग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि जिसमें रोजगार देने की बात होती है, रोजगार जिसमें अगर रोजगार की बात है तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो दिया जाता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इंडस्ट्री में 15 से 20% लोगों को रोजगार दिया जाता है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें रोजगार की बात आती है तो कुछ लोग स्टिक हो जाते हैं कि केवल इंडस्ट्री ही रोजगार देती है। केवल इंडस्ट्री में एक बड़ा शेयर है, लगभग उससे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्री सेक्टर के अंतर्गत है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर होता है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज लगी हैं लगभग हमने 10 लाख लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दिया है। ठीक है सर, फिर से मैं दोबारा आऊंगी आपके मंत्रालय पर, लेकिन चूंकि अब चुनाव नजदीक हैं, 6 महीने बाकी हैं, और अच्छा हुआ आपने जिक्र करते हुए ये नहीं कहा कि नहीं रोजगार अभी कम दिया है और जल्द से जल्द और पूरा कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ 6 महीने हैं और जनता आपको सुन रही है। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, चूंकि जाति के जंजाल में किस तरह से उत्तर प्रदेश जकड़ा रहता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आप एकमात्र ऐसे नेता मिले जिनके 1000 भी उनके समुदाय के लोग नहीं हैं, और कानपुर से लगातार आप 5 बार और दूसरी जगह से 2 बार से आप विधायक हैं। तो ऐसा क्या है सतीश महाना में कि जातियां पीछे हट जाती हैं और आपको वहां की जनता चुनकर विधानसभा भेज देती है? मैं एक निवेदन कर दूं कि मैंने दूसरी विधानसभा नहीं करी, मैं उसी विधानसभा से 7 बार हूँ। क्योंकि पहले मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से था उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डिलिमिटेशंस के बाद वो कॉन्स्टिट्यूंसी 3 डिफरेंट विधानसभा में चली गई। जहाँ पर मेरा घर है वो 1991 भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आज भी वही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले कानपुर कैंट था, अब बदल गया, अब महाराजपुर हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना उस कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 अलग अलग विधानसभा में हो गया। ए पार्ट ऑफ माई ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी इज नाउ ए पार्ट ऑफ महाराजपुर विधानसभा ऑल्सो। सो मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज नहीं करी, क्योंकि जनरली मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे को कभी किसी ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर लो, तो मैं कहता हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज नहीं करूँगा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने काम किया उस क्षेत्र की जनता को ये अधिकार है मुझे नंबर देने का कि मैंने काम किया है कि नहीं किया। आप कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करके अगर दूसरी जगह जाते हैं, कभी इस बात का डर नहीं लगा कि इतनी जातियां हावी रहती हैं, हमारी जाति का तो कोई है नहीं, वोट पड़े नहीं पड़े क्या होगा? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, केवल एक बिरादरी और एक जाति है, वो विश्वास की है और विकास की है। विश्वास और विकास मेरे साथ चलता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे। फिर बीजेपी को बार बार ये क्लैरिफाई क्यों करना पड़ा है कि देखिए ओबीसी का इतना प्रतिनिधित्व है हमारी पार्टी में, बाकी जातियों का इतना है, हम जो सवर्ण गरीब है उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं? ये इस बात को बीजेपी को नहीं बताना पड़ता, इस बात को मीडिया को बताना पड़ता है, क्योंकि जिस समय मीडिया वाले कहते हैं कि आपने ओबीसी को स्थान नहीं दिया, तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है कि नहीं हमने स्थान दिया है।
जिस समय मीडिया आप पे ही- पूछते हैं कि शेड्यूल कास्ट को स्थान नहीं दिया तो हमें बताना पड़ता है कि हमने स्थान दिया है। जब आप कहते हो कि उच्च जातियों को स्थान नहीं दिया तो हमें बताना पड़ता है। जिस समय हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, तो हर वर्ग को लेकर चलना पड़ता है। इसमें किसी दूसरे लोग, दूसरे राजनीतिक दल तुष्टिकरण करते हैं, वो केवल इस बात को कहते हैं हम इस फलां जाति के लिए काम करेंगे। हमारे नेता कहते हैं कि हम सबके लिए बात करेंगे। मैं एक चैनल की बात करना चाहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और उन्होंने एक माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछा आप इनके लिए क्या करेंगे। मैं स्पष्ट कहूँ, उन्होंने पूछा कि आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। उनका हम सबके लिए करेंगे। उनका मैंने आपसे पूछा मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। उनका हम सबके लिए करेंगे। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा, मैंने कहा मुसलमानों को सब में है कि नहीं। अगर सब में सब हैं तो सबके लिए करेंगे, चाहे वो जाति के आधार के ऊपर चाहे धर्म के आधार के ऊपर, सबके लिए करेंगे। ये दिलचस्प है, मतलब राजनीतिक आंकड़े आप लोग बिठाइए और फिर ठीकरा उसका मीडिया के ऊपर फोड़ नहीं, दीजिए। ये फैक्ट है। जिस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा, सबका साथ और सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास को सबको प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए, और वो मंत्रिपरिषद में भी दिखाई पड़ता है और समाज में भी दिखाई पड़ता है। सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन सबका विश्वास कहाँ मिल रहा है आपको? मिल रहा है, सबका विश्वास भी मिल रहा है। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी देखिए, वो मुस्लिम- आपके साथ उस तरह से जुड़ नहीं पाती है और बार बार शक की निगाह से बीजेपी को देखिए, देखती है। इस तरह की लगातार तमाम मीडिया नहीं, रिपोर्ट। किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अगर अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं पहले आती थी उससे कुछ ज़्यादा ही आई होंगी। हमारी सरकार आने के बाद पहली बार इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के हाथ में, विशेष रूप से मुसलमानों के हाथ में, तो एक हाथ में अगर उनका कंप्यूटर होना चाहिए तो एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। उन्होंने दोनों को साथ लेकर कहा। पहले लोग सिर्फ कुरान के साथ चलते थे, इन्होंने कहा अब कंप्यूटर भी साथ होना चाहिए। उनके विकास की भी बात करिए। आज अगर देश को विकास की बात करनी है, आप बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रकार की चर्चा करते हैं। अगर हम कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलेंगे तब भी उनको परेशानी है। हम साथ ना लेकर चलने की हमारी कभी सोच ही नहीं रही। अगर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर जाति, हर धर्म का डीएनए एक है, वो राष्ट्रभक्ति का है, बिना एक वर्ग को छोड़े, किसी एक वर्ग को छोड़कर, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी एक वर्ग को छोड़कर देश की तरक्की नहीं हो सकती। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो इसमें भी लोगों को परेशानी है कि सरसंघ चालक जी ये बात कह क्यों रहे हैं। तो जिन्होंने समाज को बंटवारा करने का काम किया, जिन्होंने समाज का विघटन किया, जिन्होंने समाज को बांट कर राजनीति करी है, उनको इस बात के लिए परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा के लोगों के लिए स्पष्ट है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म का हो, वो इस देश के विकास में अपना योगदान लेकिन बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव की ओर से बार बार कहा जा रहा है 22 में 22 किल। हाँ, ये बात तो बहुत बढ़िया कही है। हम लोगों ने कहा कि हमारे को लगभग 325 सीटों से हम ज़्यादा लेंगे। ये बात हमने कही, तीन चौथाई मेजॉरिटी से। जब 3/4 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीट लेने की बात थी तो 325 से ज़्यादा लेने, क्योंकि पिछली बार हमारी सबके मिला के 325 आई थी, अब की बार ज़्यादा की बात थी। लेकिन हम सोचते थे लगभग 75-77 सीटें दूसरे के लिए छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया कि 22 में केवल 22 साइकिल उनके पास आने वाली है, 22 से ज़्यादा साइकिल आने वाली नहीं है। मतलब उनके नारे को आपने अपने हिसाब से ढाल लिया। नहीं, उनका नारा ही है, मैंने अपने हिसाब से नहीं डाला। उन्होंने कहा 22 में केवल 22 साइकिल, तो केवल 22 साइकिल उनको मिलने वाली, उन्होंने तय किया, हमने थोड़ी तय किया। हमने उनको नहीं कहा कि आप 23 लेंगे या 20 लेंगे, उन्होंने कहा 22 में केवल 22 साइकिल। मुख्य प्रतिद्वंदी आपका कौन है सामने? जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत दूर कुछ दो लोग लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे तीसरे नंबर पे कौन होना है उन्होंने तय करना है, हमारे सामने कोई नहीं है। आगे बढ़ते हुए, कोरोना काल में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी अपने इलाके में हॉस्पिटल बेड के लिए। कोरोना से लड़ने में क्या सरकार से कोई बड़ी चूक हो गई? क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उसने सभी को परेशान किया था, और खुद आपके ही तमाम बीजेपी के भीतर से मुखर आवाजें बुलंद हो रही थी कि सरकार किस तरह का काम कर रही है। देखिए, माननीय योगी जी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है। कोरोना क्राइसिस उत्तर प्रदेश का और एक शहर का नहीं है, कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया को कोरोना क्राइसिस ने परेशान किया। ये बहुत दुखद है। जिस कोरोना क्राइसिस में और विशेष रूप से दूसरी लहर में जिस प्रकार से लोग हताहत हुए हैं, जो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, वो बहुत दुख है, कहीं भी हुई हों। लेकिन अगर प्रबंधन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रबंधन अगर हम अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हैं तो हम कई बेहतर हैं। लेकिन आपको भी तो चिट्ठी लिखनी पड़ गई ना, अपनी ही सरकार से आप चिट्ठी लिखकर डिमांड कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर अपनी सरकार में, सरकार का ये मतलब अगर हम किसी एक स्थान के ऊपर हैं, हम कानपुर में हूँ, अगर कानपुर में मुख्यमंत्री जी को कानपुर की कोई कमियों के बारे में और उसको ठीक करने के बारे में मैं बताऊंगा नहीं तो ठीक कौन करेगा? अगर हम गलत बात को अपने मन में लेकर बैठ जाएं, अगर कोई कमी है तो इसका मतलब हम सुधार नहीं कर सकते। अगर उस सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र
पत्र लिख दें कि महाराज जी इसमें इस सुधार की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा सा और फंड चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, और डॉक्टर चाहिए। ये तो पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, इसको नेगेटिव सेंस में क्यों ले रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी को कहें कि अगर हमारा कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर सरकार को ये कहता है कि इस चीज़ की कमी आप उसको ठीक कर दो, अगर कमी हम चुपचाप बिना बताए वो उस कमी को स्वीकार करते रहे, लोगों को परेशान करते रहे, ये अच्छी बात है? कि अपनी बात को बता के उसको सुधारें, ही अच्छी बात है। अगर अपनी बात को सुधारने के लिए बात अगर उच्च स्तर के ऊपर कही गई, उसमें परिणाम सकारात्मक आए, तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आपको लग रहा है कि सरकार रिपीट कर जाएगी? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, आज की तारीख में एक मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले लोग, मैं अभी देख रहा था आप ही के चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह नहीं है जिनको वो टिकट देकर विधानसभा में भेजा करते थे। ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए नहीं, उनको जेल में ही होना चाहिए था। इनकी टिकट के ऊपर ही तो अतीक अहमद जीत कर आते थे, उसके लिए उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सरकार में आम व्यक्ति तक उसके जो अधिकार हैं वो पहुंचने का काम किया। अपराध कम हुआ है, आप ये निश्चित रूप से अपराध कम हुआ है, और जितना भी ऑर्गेनाइज क्राइम था सारा कम हुआ है। मैं इस बात को, कल एक गांव में था मैं, वहाँ पर ये अन्न योजना के अंतर्गत खाद वितरण, तो मुझे एक आदमी ने बोला, उन्होंने कहा पहले गांव में जिस समय कोई जनप्रतिनिधि आ जाया करता था तो एक भय का माहौल हो जाता था, लोग सहम से जाते थे कौन आ जाएगा। पहले राजनीतिक दल जो सत्ता में होते थे उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी न किसी प्रकार का अपनी धमक बनाने के लिए, अपनी गुंडागर्दी स्थापित करने के लिए लोगों को परेशान किया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार में 5 साल में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि किसी से डर लग रहा हो या किसी से भय हो। वो भय समाप्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में लोग अपनी मर्जी से, इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डर ही सबसे बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आने से इंडस्ट्रीज नहीं आती थी, इंडस्ट्री लोगों का अपहरण हो जाता था, लोगों को लूट लिया जाता था। पहले इंडस्ट्री जब उत्तर प्रदेश में तो 2 इंडिविजुअल एजेंडास होते थे। एक तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्रीज का एजेंडा होता था कि जिसने इंडस्ट्री लगानी है, इन्वेस्टमेंट करेगा तो 2 पैसे कमाएगा भी, उसका इंटरेस्ट, उसका एजेंडा होना ही चाहिए। और दूसरा एजेंडा होता था सरकार में बैठे हुए लोगों का। एक इंडस्ट्रिस्ट आया पिछली सरकार में, उसने कहा मैंने इंडस्ट्री लगानी है। उन्होंने कहा क्यों लगाना चाहते हो? उसने कहा फ़ायदे के लिए लगाना। उन्होंने कहा तुम्हारा फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा ये बताओ। तो वो फ़ायदा 2 इंडिविजुअल्स के बीच में होता था। आज की तारीख में फ़ायदा 2 इंडिविजुअल्स का नहीं है, इंडस्ट्रीज का तो स्वाभाविक रूप से फ़ायदा है। और उत्तर प्रदेश का फ़ायदा है कि उत्तर प्रदेश की इकॉनमी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में रोजगार आएगा, उत्तर प्रदेश की एक जो छवि है जो खराब थी वो पूरे देश और दुनिया के अंतर्गत बढ़ेगी। आज जो एजेंडा है वो शिफ्टेड है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। 2 इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट आज नहीं है। ठीक है, ये चमचमाती हुई सड़कें तो इस वक्त पीछे स्क्रीन पर चल रही हैं, लेकिन उद्योग धंधों के लिए खासतौर से, चाहे वो बिजली हो, चाहे वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क हो, या फिर वाटर लॉगिंग की भी कई जगहों से मैं रिसर्च देख रही थी, उसमें समस्याएं सामने आई हैं। इसको दूर करने के लिए, क्योंकि ये चीजें जब तक चुस्त दुरुस्त नहीं होंगी, फिर आपके सेक्टर जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, जिस मंत्रालय का, वहां पर दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप लोगों की ओर से हमारा क्या कोई कोशिश दिक्कत, देखिए हमने आज मेरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये यूपीडा डिपार्टमेंट आता है जहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी झांसी और चित्रकूट में, तो माननीय योगी जी ने कहा अगर वहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, उसके बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विचार आया। और कोविड से पहले फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, और तब से मार्च से कोविड शुरू हो गया। इस 1.5 साल में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 60% से ज़्यादा काम बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पूरा हो गया। पहले एक्सप्रेस हाईवेज केवल वो काम करते थे कि सड़क बना के काम खत्म कर दी। मैंने इस बात का निर्णय लिया कि जितने भी एक्सप्रेस हाईवेज हैं, उन एक्सप्रेस हाईवेज के किनारे किनारे हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे। तो वहाँ पर उन इंडस्ट्रीज एक्सप्रेस हाईवे के किनारे उसको बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से जितना विकास माननीय मोदी जी ने जो सोच करके देश में किया, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना डेवलपमेंट हुआ है शायद इतिहास में कभी भी नहीं हुआ होगा। आज सड़कें अच्छी हैं, आज सीवरेज सिस्टम अच्छा है, आज सरकार की योजनाएं ज़मीन तक पहुँचती हैं। पहले उत्तर प्रदेश में पीने के पानी नहीं था, हर घर जल और हर घर नल की योजना आज काम शुरू हो गया। गांवों में जल मंत्री बता के गए हैं 15 से 20% ही नल की व्यवस्था की गई है गांव में। 0 से 20 हो गया ना, तो पहले तो 0 था ना। ये नहीं पता कि पहले कितना था। पहले तो लोग कहते थे यार यहाँ पर पानी मिलेगा ही नहीं, बुंदेलखंड के लिए विशेष रूप से वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं है।
आज 20% है, हमने उसकी शुरुआत करी है, अगले टर्म में हम 100% देंगे। विदेशों जीरो से से भी निवेश आया 100% है तक काम करने का काम हमारी जिम्मेवारी। विदेशों से भी निवेश आया है क्या उत्तर निश्चित प्रदेश रूप से में? विदेशों से निवेश आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आइकिया के द्वारा अभी हमने कोविड काल में उनको ज़मीन दे दी, उनके द्वारा काम शुरू कर दिया गया। ठीक है, विदेशों से मैंने अभी सैमसंग के बारे में आपको बताया, मैंने AB मॉरिस जो कंपनी है UK की, उसके द्वारा मैंने आपको बताया। यहाँ पर मतलब विदेशों से ये ओप्पो वाले आ गए। कितने लोग हमारे विदेशों से आए हैं, देश से आए, हर स्थान से, पूरे देश और दुनिया से। आज सवेरे भी एक अमेरिकन डेलीगेशन मेरे से सवेरे मिलकर गया, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। यहाँ कुछ लेजिस्लेटर्स के साथ मिलकर उनके साथ हम आपसी बातचीत करके और इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की एक जो छवि है, मैंने कहा ना कि अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए, इंडस्ट्रीज़ के नाते से, मैं जब मिनिस्टर बना तो मेरे ध्यान में आया कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मैं गुजरात एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के नाते से उन्होंने एक पूरा आदर्श स्टेट बनाने का जो किया था, संभव प्रयास किया था और उसमें सफल भी हुए थे। तो मेरे ध्यान में आया कि अगर 6 करोड़ की जनता वाला गुजरात अगर इंडस्ट्री के नाते से आगे हो सकता है, तो उससे 4 गुना ज़्यादा कंज्यूमर मार्केट और पॉपुलेशन के नाते से हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया और मैंने उसको करके दिखाया। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे है, आपने खुद के लिए 325 से ज्यादा सीटें, 22 सीटें समाजवादी पार्टी, उन्होंने कांग्रेस कहा और उनको 22 में 22 मिल रही है, मेरे हिसाब से तो 22 से भी कम मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, बीएसपी और कांग्रेस के लिए आप क्या देखिए देख रहे हैं? कांग्रेस इनोवा पार्टी है। इनोवा पार्टी का मतलब इनोवा में 7 सीटें होती हैं। आज कांग्रेस के पास 7 थी, एक चली गई। अब कांग्रेस हो जाएगी स्कूटर पार्टी 1+1 और बसपा हो जाएगी इनोवा पार्टी। और सपा ने अपने लिए तय कर ही दिया है कि 22। चलिए, आपके इस दावे में कितना दम है, हमें थोड़ा 6 महीने इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया सतीश जी, पंचायत आज तक के इस मंच पर शामिल होने के लिए और तमाम सवालों के थैंक यू जवाब वेरी देने मच। के लिए।